मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट के विद्यार्थियों के अनेकों फोन मेरे पास आए और उन्होंने पेडागोजी पर एक वीडियो तैयार करने के लिए कहा। ऑन डिमांड मैं आपको पेडागोजी से संबंधित वीडियो बनाकर के आपको भेज रहा हूं। साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि पेडागोजी क्या होती है, पेडागोजी के सिद्धांत क्या होते हैं, पेडागोजी का दृष्टिकोण क्या होता है और आज वर्तमान आधुनिक पेडागोजी क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके बहुत प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आने वाली जो परीक्षा है वह आप आसानी से पास कर पाएंगे। साथियों, पेडागोजी जो है वो शिक्षण शास्त्र के मूलभूत अध्ययन जो होते हैं पेडागोजी के अंदर किए जाते हैं। यह मनोविज्ञान और दर्शन का विषय है। यह एक विज्ञान भी है और यह एक कला भी है। इसको सरलतम भाषा में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पढ़ने पढ़ाने, लिखने बोलने, सीखने सिखाने की प्रक्रिया इस पेडागोजी के अंतर्गत आती है। इसमें विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट, शिक्षण प्रबंधन जिसको बोलते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, करिकुलम मैनेजमेंट आदि इसके अंदर शामिल हैं। इसमें जब तक क्लास का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होगा तब तक आप क्लास को सही तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। यह सिद्धांत पर निर्भर करता है। पेडागोजी के सिद्धांत जो हैं वो हैं कि जब आप विद्यार्थी को कहीं पर भी पढ़ा रहे हो तो वह पढ़ने का उचित स्थान है या नहीं, वह खुला ही एरिया है या बंद कमरे में आप विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, वहां प्रकाश की समुचित व्यवस्था है, विद्यार्थियों के बैठने उठने की समुचित व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है या नहीं है। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड, चौक, प्रोजेक्टर, आईटी से संबंधित गैजेट्स वो हैं या नहीं हैं। इन सब के ऊपर निर्भर करता है विद्यार्थी के सीखने और सिखाने की प्रक्रिया कि विद्यार्थी बेहतर सीख पाएगा यदि वह खुले मैदान में है, सड़क पास से गुजर रही है और यातायात चल रहा है तो विद्यार्थी पढ़ने की बजाय अपने ध्यान को वहां पर लेकर के जाएगा, क्योंकि आंखें देखने का काम करती हैं, वह उस चित्र को देखेंगे। जब गाड़ियों का हॉर्न बजेगा तो विद्यार्थी का ध्यान भटक जाएगा। इसका मतलब वह पढ़ाने और पढ़ने के लिए उचित जगह नहीं है। बहुत तेज बरसात हो रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है और उस धूप में आप पेड़ के नीचे आप पढ़ा रहे हैं, वह भी उचित जगह नहीं है। बहुत तेज बरसात हो रही है और आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, टीन के नीचे आप पढ़ा रहे हैं तो वह भी उचित जगह नहीं है। यह सब पेडागोजी के सिद्धांत पर निर्भर करता है। यदि आप महापुरुषों के बारे में, उन कलाकारों, चित्रकारों, वैज्ञानिकों, संगीतकारों, उनके बारे में यदि आप पढ़ा रहे हैं तो उनका चित्र दीवार पर प्रदर्शित किया गया है या नहीं। भूगोल पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट आपके पास में है या नहीं। जब तक आपके पास पाठ्य सामग्री उचित मात्रा में नहीं है तब तक आप विद्यार्थी को बेहतर ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसलिए उन सब का समूह, उनका कलेक्शन बहुत जरूरी होता है। टीचिंग प्रिंसिपल जो होता है कि जो अध्यापक है
वह अपना लेसन प्लान तैयार करके आ रहा है या बिना किताब पढ़े ही क्लास में आ रहा है। यदि ऐसा विद्या अध्यापक बिना पढ़े क्लास में यदि आता है तो वह बेहतर नहीं पढ़ा सकता है। पढ़ाने के लिए सबसे पहले विषय वस्तु को समझना होता है, करिकुलम को पाठ में बांटना होता है, हमारे पास कितना समय है, उस समय में हम कितना बेहतर पढ़ा सकते हैं और किस तरीके से विद्यार्थियों को ज्ञान हम दे सकते हैं, यह पहले पेपर प्लान तैयार करना पड़ता है, तभी जाकर के बेहतर पढ़ाया जा सकता है। अब आती है दृष्टिकोण की बात कि रचनात्मक दृष्टिकोण। यदि अध्यापक का रचनात्मक दृष्टिकोण है तो विद्यार्थियों से जो पहले जमाने के अंदर की खाली मैच बॉक्स होते थे या खाली स्याही की दबात होती थी या और कोई विभिन्न चीज होती थी, उनसे हम डिफरेंट चीज बनवाया करते थे और उससे विद्यार्थी डूइंग बाय लर्निंग करके जब सीखता था तो बेहतर परिणाम दे पाता था। चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो कि छोटी छोटी सीसी लेनी है, उनमें बीजों को भरना है, वो चार्ट पर डिस्प्ले करनी है, उन बीजों के बारे में बताना है, कौन सी फसल किस ईयर में होती है, कौन सी फसल किस महीने में होती है, कब उसको बोया जाता है, कब उसको काटा जाता है, कौन सी खरीफ की होती है, कौन सी रफी की होती है। साथियों, वो एक पढ़ाने का रचनात्मक रवैया। जैसे कि बहुत सारे चार्ट हैं, हम चार्ट विद्यार्थी से बनवा लेते हैं और बोर्ड पर हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं, उस विद्यार्थी से उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं, वह उसको एक्सप्लेन करता है, वह बेहतर सीख पाता है। यदि उसे नहीं आता है तो अध्यापक का काम है कि उसको रचनात्मक बनाए और पढ़ाई में रचना लेकर के आए। दूसरा है संयोगात्मक या सहयोगात्मक। विद्यार्थियों में आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। जो विद्यार्थी कमजोर है, जिसकी समझ में नहीं आया है, उसे वाद विवाद के तरीके से, ग्रुप डिस्कशन के तरीके से आपस में हमें उस प्रतिभा को बढ़ाना चाहिए। संयोगात्मक भावना होनी चाहिए। साथियों, दूसरा होता है एकीकृत। एकीकृत कुछ बच्चे होते हैं जो भटकते रहते हैं, जिनको टीचर के पढ़ाने पर भी याद नहीं होता है, जिनका दिमाग केंद्रित नहीं हो पाता है, जिनका दिमाग इधर से उधर भागता रहता है। ऐसे बच्चों को मेडिटेशन सिखाना, योग कराना, आंखें बंद करके उसको दिमाग को केंद्रित करना, कैसे हम कंसंट्रेट करें, वो अध्यापक को सिखाना होता है। अन्य इसके अंदर जो बात होती है, हम पूछताछ की विधि को अपनाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इन सब प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाते हैं। हम पूछताछ के तरीके से, आज तुम उदास क्यों हो, आज तुम स्नान करके क्यों नहीं आए, आपने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, आपके नाखून क्यों बढ़े हुए हैं, आपके जूते क्यों फटे हुए हैं, आपके बालों में कंघी क्यों नहीं है, आपने भोजन क्यों नहीं खाया है, आपको याद क्यों नहीं हो रहा है, आप स्लो क्यों राइटिंग कर रहे हो, आपने कॉपी पर जल्द क्यों नहीं चढ़ाई है। अनेकों प्रकार के प्रश्न जब उस बच्चे से पूछते हैं तो उसके घर की स्थिति, उस बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी, उस पेरेंट्स की साइकोलॉजी हमें समझ में आ जाती है। यदि वह गिर रहा है, पेट में उसके गड़बड़ हो रही है, सिर में उसके दर्द हो रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, पढ़ते समय वो रो रहा है, पढ़ते समय वो भाग रहा है, स्कूल से पढ़ने के लिए नहीं आ रहा, घर से पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, स्कूल से पढ़ने के बाद वो घर पर नहीं जा रहा है, इन सारे प्रश्नों को जब हम उस विद्यार्थी से पूछते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमें मिल जाते हैं और उसके आधार पर हम प्लान कर लेते हैं। साथियों, बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं, इसमें हम एक सिद्धांत होता है जिसमें हम व्याख्यान देना, बच्चों को बोलना, उसके प्रभावी बोलचाल के तरीके सिखाते हैं, उनको प्रेजेंटेशन सिखाते हैं, ग्रुप डिस्कशन सिखाते हैं, प्रभावी बोलचाल के तरीकों के द्वारा उनका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कराते हैं। इससे हमें एवोल्यूशन का भी पता चलता है कि कौन सा विद्यार्थी है, कहाँ पर अटक रहा है, कहाँ पर इसकी हिंदी ठीक नहीं है, कहाँ पर इसको फॉर्मूला याद नहीं है, कहाँ पर ये भूल रहा है।
तो इवोल्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आपका व्याख्यान बहुत ज़रूरी है, लेक्चर देना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उनके काम को चेक करना, उनका इवोल्यूशन करना, वो भी बहुत बेहद ज़रूरी है। जिस बच्चे की कॉपी आप चेक कर रहे हैं, चेक करते समय उन्हें अंडरलाइन करते हैं, उनमें गलती निकालते हैं, उसका सही करेक्शन करके देते हैं और फिर विद्यार्थी से कहते हैं कि इसको दोबारा लिखना है, तो उससे विद्यार्थी अपनी गलती में सुधार कर लेता है और बार-बार ऐसा करने के बाद में वह गलती फिर नहीं होती है। क्योंकि ये है पुनरावृत्ति, पुनर्अभ्यास, क्योंकि बार-बार अभ्यास करने के बाद विद्यार्थी की जो गलती होती है, उसमें सुधार आ जाता है और वह अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। साथियों, इसी प्रकार से कि पहले समय के अंदर हम टाट और पट्टी में पढ़ा करते थे, छोटा-सा एक बैग लेकर के जाया करते थे, एक पोथी हुआ करती थी, उसी से हम पढ़ाई करते थे। लेकिन जो आधुनिक पॉलिसी है, आज के समय में पेपरलेस पॉलिसी हो गई है। अब कागज़ की ज़रूरत नहीं है, अब पेन की ज़रूरत नहीं है, अब मोबाइल आ गए हैं, अब नेट आ गया है, अब कंप्यूटर आ गया है, अब लैपटॉप आ गया है। इसके द्वारा जो हम पढ़ाई करते हैं, अधिकतर विद्यार्थी नेट से और यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं और यूट्यूब पर करिकुलम, जैसे कि मैं आज ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ, इसमें मैंने पेडागोजी की 4-5 चीज़ों को समाहित किया है, लेकिन पेडागोजी का पूरा विषय नहीं है। यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास किताब नहीं है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कोचिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो ऑनलाइन भी इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उनके लिए सरलतम से सरलतम भाषा में, सरलतम से सरलतम रूप में यह वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ, ताकि समय आने पर जब पेडागोजी का पेपर वो दे रहे हों, तो उसमें ये मेरी बातें याद रहें और दिमाग के अंदर वो आ जाए कि दृष्टिकोण क्या था, आधुनिक पॉलिसी क्या थी, वर्तमान की पॉलिसी क्या है, प्रिंसिपल क्या हैं, पेडागोजी क्या है। ये सारी चीज़ जब उनके दिमाग में आएंगी, तो काफ़ी प्रश्नों का जवाब अपनी बुद्धि और विवेक से दे पाएंगे, बिना याद किए दे पाएंगे, बिना पढ़े दे पाएंगे। साथियों, उन लोगों के लिए मैं ये बहुत ही सरलतम रूप में उन लोगों के पास से भेज रहा हूँ। आज जो आधुनिक पॉलिसी है, पेपरलेस पॉलिसी जब से हुई है, बिना पेन कॉपी के, आज बच्चे जब इससे यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं, तो उनमें लिखावट की परेशानी आ जाती है, हाथ कम चलता है, स्लो राइटर हो जाते हैं। जब पेपर में लिखने की बारी आती है, तो उनका पेपर छूट जाता है, पेपर रह जाता है। इसलिए साथियों, जो भी आप पढ़ते हो, यूट्यूब पर पढ़ते हो, उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, उसको लिखने का अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि लिखत जो होता है, वो बहुत अच्छा अभ्यास होता है। जो आपको समझ में नहीं आता है, मेडिटेशन पर बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, उसको मेमोराइज करें, उसको समराइज करें। जब वो आपके दिमाग से फिर वो भूल जाए, फिर दोबारा से सुनें, फिर उसको लिखें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ में कह सकता हूँ कि आप पेडागोजी के पेपर को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी में चाइल्ड साइकोलॉजी होती है कि बच्चे को पढ़ाने का तरीका क्या है, बच्चे को कब डांटना है, बच्चे को किस बात पर डांटना है या नहीं। हम जो करिकुलम पढ़ा रहे हैं, किताब जो पढ़ा रहे हैं, किस बच्चे की समझ में कितना आ रहा है, उस बच्चे की समझ में क्यों नहीं आ रहा है। हमारी बोली और भाषा ठीक नहीं है, हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहा है, या जो हम पढ़ा रहे हैं वो अंतिम विद्यार्थी तक हमारी भाषा नहीं पहुंच पा रही है, या हम बहुत तेज़ बोल रहे हैं, वह बच्चा डर रहा है, सहम रहा है। कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे आपके ज़रा से बोलने पर टॉकेटिव होते हैं, फटाफट फटाफट कटाकट कटाकट जवाब देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे आपके तेज बोलने पर उनका सहम जाते हैं और वो डर जाते हैं, इसलिए आपके पूछने पर वो जवाब भी नहीं देते हैं। तो विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए अध्यापक का चिंतनशील होना बहुत ज़रूरी है। चिंतनशील दृष्टिकोण को अपनाना बेहद ज़रूरी है। जब तक वह चिंतन नहीं होगा, मेरा विद्यार्थी है, पीछे क्यों बैठता है, आगे क्यों नहीं बैठता है, लेट क्यों आता है,
पढ़ाई से जी क्यों चुराता है, पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, अपनी बात को क्यों नहीं कह पाता है। ये सारी चीज़ जब अध्यापक की समझ में आती हैं, तो वह अपनी शिक्षण प्रणाली प्रणाली को दुरुस्त कर लेता है। और शिक्षा शास्त्र यही समझाता है हमें, क्योंकि वो शास्त्र है। विद्यार्थी की बात, अध्यापक की बात, पेरेंट्स की बात, स्कूल की बात, सड़क की बात, मैनेजमेंट की बात, ये सारी बातें जब संग्रहित हो जाती हैं, जब सबका सम्मिश्रण हो जाता है, जब वह पेडागोजी बनता है। पेडागोजी बहुत ही आसान है, लेकिन समझने के बाद में आसान है। इसको रटा नहीं जा सकता, और बच्चे को भी कभी रट्टू तोता नहीं बनाना चाहिए। उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। एक बार यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो कभी भी उसको पीछे मुड़ कर के नहीं देखना पड़ता है। साथियों, आज की वीडियो में मैं इतना ही आपसे बात कर रहा हूँ। इससे अगली जो वीडियो मैं आपके पास भेजूँगा, इससे अगले जो कॉन्सेप्ट होंगे, उनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। आपने बहुत मन से आप मेरी वीडियो को सुनते हो, समझते हो, अपनी बात भी मेरे पास पहुंचाते हो, मेरे से वार्तालाप भी करते हो। मैंने पहले भी मोबाइल नंबर आपके लिए जारी कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको, क्योंकि पेडागोजी से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो, तो 9810565553 पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं 44 साल का मुझे पढ़ाने का अनुभव है। मैं प्रोफ़ेसर रहा हूँ। बहुत सारी किताबों को मैंने लिखा है। चाइल्ड साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये मेरी किताबें इससे संबंधित हैं। तो इन सब बातों के साथ में मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत-बहुत आभार।